अरविंद ऑफिस से घर आया तो कमरे के भीतर से उसके 1 महीने के बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वह भागता हुआ कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी संजना वॉशरूम में है और आरव बेड पर पड़ा हुआ रो रहा है। उसने उसे गोद में उठा लिया और कुछ काटते हुए बोला, क्या हुआ मेरे लाल? मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में। उसकी पत्नी वॉशरूम से बाहर आई। 1 महीने में ही सूखकर वह हड्डियों का ढांचा हो गई थी। अरविंद अकेले क्या क्या संभालता। ना तो कोई संजना के खाने पीने का ध्यान रख रहा था, ना बच्चा संभालने में उसकी मदद करता था। अरविंद ने भी उसके डिलीवरी के समय छुट्टियां ली हुई थी, तो अब उसे ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था। इसलिए वह घर पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब वह घर आता था तब किचन में पत्नी की मदद करता था और आरव को भी संभालता था। माँ तो जैसे बच्चे को हाथ न लगाने की कसम खाए बैठी थी। आज अरविंद से रहा नहीं गया। वह सीधे अपनी माँ सुधा के पास गया और कहने लगा, माँ, आरव को संभालने में थोड़ी मदद क्यों नहीं कर देती हो तुम? उसकी माँ कहने लगी कि तुम लोगों को मेरी जरूरत ही कहाँ है। तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए काफी हो। मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मैं बच्चे संभालना भूल गई हूँ। बहू है ना, वह संभालेगी। और तुम भी हो अपना बच्चा संभालने के लिए। माँ के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद अरविंद हैरानी रह गया। कमरे के भीतर से संजना भी सब सुन रही थी। अभी 2 महीने पहले जब प्रेग्नेंट ननद रीमा आई थी तो सास ने उसकी खूब सेवा की थी और उसके बच्चे को भी दिन रात सुधा जी ने ही संभाला था। उधर अरविंद को भी बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से में कहने लगा, माँ, जब रीमा आई थी तो रीमा के बच्चे को तो आपने ही संभाला था। क्या 2 महीने में ही आप बच्चे संभालना भूल गई? बेटे के प्रसन्न पर माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन तभी बेटे ने अगला प्रश्न दाग दिया, माँ, अगर रीमा 2 सालों के बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई तो क्या तब आप दोबारा से रीमा को मायके बुलाकर उसकी देखभाल नहीं करोगी? बहुत अफसोस हो रहा है, माँ, कि आप अपनी बेटी की इतनी सेवा कर सकती हैं लेकिन बहू के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अरे, क्या आपका पोता आपका कुछ नहीं लगता जो आप उसे हाथ भी नहीं लगाती हो? क्या मेरे बच्चे के रुदन और रीमा के बच्चे के रुदन में आपको अंतर महसूस होता है? बोलते बोलते वह खुद भी रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ ऐसी क्यों हो गई। वह भरे गले से आगे बोला, माँ, बचपन में तो तुम्हें मुझसे कितना प्यार करती थी। कुछ भी बनाती थी तो रीमा और मुझे बराबर बराबर देती थी। बाजार से भी कुछ आता था तो वह भी हम दोनों भाई बहनों में बराबर बांट कर देती थी। तो अब बड़े होने के बाद मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो तुम मुझसे इतनी दूर चली गई हो? उसकी माँ गुस्से में बोली, शादी होते ही तू तो बदल गया। बस अपनी बीवी की बात ही सुनता है, उसका कितना ध्यान रखता है। मेरी तो तुझे परवाह ही नहीं है। तो फिर मैं भी क्या करूं? अरविंद व्यंग्य से हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छा माँ, इसका मतलब मैं अपनी गृहस्थ पर थोड़ा ध्यान दे देता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, यही बात है ना? तो क्या तुम्हारी वह बेटी अपने गृहस्थ पर ध्यान नहीं देती? क्या वह दिन रात तुम्हारे पास ही बैठी रहती है? वह भी तो फोन पर आधे घंटे दिन भर में बात कर लेती है, तुम्हारी खैर खबर ले लेती है। मैं भी तो दिन भर में आधा 1 घंटा तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें करता ही हूँ। उसके अलावा मैं तुम्हारी तबीयत खराब होने पर तुम्हारी देखभाल करता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे ज्यादा तुम्हारी देखभाल करती है। हम तुम्हारा इस तरह से ध्यान रखते हैं, तुम्हारे खाने पीने से लेकर दवाई पानी हर चीज का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी कहीं कोई चूक हो जाए तो हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि तुम हमारी बुराई भी कर दोगी। इस बात को भी मैं इग्नोर कर देता हूँ। अगर तुम भी रीमा के साथ रहो और उसकी ही बुराई करो, क्या तभी वह तुम्हारे साथ इतना ही प्यार भरा व्यवहार कर पाएगी? शायद नहीं। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हारी बहू हर तरह से तुम्हारा ध्यान रखती है। मैं भी सब कुछ नजरअंदाज करके तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ही करता हूँ। कभी मैंने अपनी पत्नी का पक्ष लेकर तुम्हें कुछ नहीं कहा। शायद यही मेरी गलती थी। यह भेदभाव जो तुम्हारे मन में आ चुका है,
यह तो शायद ही अब्दुल हो, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं संजना को उसके मायके भेज देता हूँ। अब शायद यही उसके लिए और हमारे आरब के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो औरत बैठी हुई है वह मेरी माँ नहीं, शायद एक बहू की सास बन गई है। यदि वह माँ होती तो अपने बेटे की सुखद गृहस्थी देखकर उसे खुश होती, जैसे कि वह बेटी का बसा हुआ घर देखकर खुश होती है। सच सच बताना, जब तुम्हारा दामाद अपनी बेटी का ध्यान रखता है, रीमा अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती है, घूमने जाती है, जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करती है, तब तुम्हें खुशी होती है ना। लेकिन अगर वही तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ कुछ प्यार भरे पल बिता ले, कहीं घूमने चला जाए या पत्नी का ध्यान रख ले, तो तुम्हारे सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों है माँ जी? जीजा जी भी तो किसी के बेटे हैं, तो क्या एक अच्छा बेटा बनने के लिए बुरा पति बन जाना चाहिए? तभी एक बेटे की माँ को सुकून मिलता है। अगर जीजा जी भी अच्छा बेटा बनने के लिए बुरे पति बन जाते, तब तुम्हारी बेटी का क्या होता? अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनते ही सुधा जी बोल पड़ी। यह तो क्या बोल रहा है? सुख सुख बोल, मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। अरविंद व्यंग्य से हंसते हुए बोला। अच्छा, ऐसी बात है माँ? तो क्या तुम्हारी बहू किसी की बेटी नहीं है? अगर तुम किसी के घर की बेटी को ब्याह कर अपने घर में बहू बनाकर ले आई हो, तो क्या उसकी खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बनती? वहां बैठे हुए संजना के मम्मी पापा भी तो सोचते होंगे ना कि उनकी बेटी भी ससुराल में खुश रहे, जैसे तुम चाहती हो कि रीमा अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहे। तुम भी तो एक समय पर अपना मायका छोड़कर ससुराल आई थी, तो क्या तुम नहीं चाहती थी कि तुम अपने पति के साथ हंसी खुशी रहो? अब इसमें किसी को जलन हो तो वह उसकी गलती है या तुम्हारी? इससे अच्छा तो तुम मेरी शादी ही ना करवाती, तो कम से कम मुझे जिंदगी भर माँ का प्यार तो मिलता। बचपन में तुमने मुझे कितना प्यार दिया, और मेरी शादी होते ही तुमने मुझे पराया कर दिया। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछ कर उठकर वहां से चला गया। आज उसका बड़ा मन भारी हो गया था, इसलिए इतने दिनों की व्यथा वह एक पल में ही उड़े चुका था। वह कमरे में आया और उदासपन से पत्नी और बच्चे का सामान पैक करने लगा। संजना बोल पड़ी, सुनो ना, हम किसी तरह मिलजुल कर सब संभाल लेंगे, लेकिन मुझे खुद से दूर मत भेजो ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। अरविंद की आंखों से आंसू टपकने लगे तो संजना दौड़कर उसके गले से लिपट गई। अरविंद ने उसे अपनी बाहों में लिपेट लिया और सिसक उठा। पति को रोते हुए देखकर संजना भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और वह भी रो पड़ी। भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। अरविंद भी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन माँ के कारण वह मजबूर हो गया था। इधर सुजा जी का विद्या भी उन्हें कचोटने लगा था। वह दरवाजे पर दस्तक देकर अरविंद के कमरे में आई। बेटे बहू की आंखों में आंसू देखकर उनकी आंखें भी सजल हो उठी। अरविंद ने पलट कर देखा। माँ की आंखों में आंसू देखकर एक पल को उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत ही बेटे को खींचकर सुधा जी ने अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, यह सब क्या हो गया? तू तो मेरी आंखों का तारा था, लेकिन तेरी शादी होते ही पता नहीं क्यों जब भी तू बहू के साथ समय बिताता था, उसका ध्यान रखता था, तो मेरे मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी। धीरे धीरे मैं खुद ही नीचे गिरने लगी थी। छोटी छोटी बातों में बहू की कमियां निकालना, उसके खिलाफ तेरे कान भरना, मेरी आदतें खराब होती चली गई। मैं जितनी ही बुरी बन रही थी, उतनी ही तू मुझसे दूर होता जा रहा था। तेरी नजरों में मुझे वह सम्मान नहीं दिखाई देता था, तो मैं छटपटा कर रह जाती थी और मुझे लगता था कि बहू ने ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। लेकिन मेरी खुद की हरकतें ही तुझे मुझसे दूर कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मेरा ध्यान तो रख ही रहा था, मुझसे प्यार भी तो तू ही करता है। लेकिन मैं सोचती थी कि अब तू मेरा बेटा नहीं रहा, केवल बहू का पति ही बनकर रह गया है। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे और बहू के लिए कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी, और वह कड़वाहट मेरे पोते तक भी पहुंच गई। इसलिए जब बहू आरत को लेकर अकेले परेशान होती थी, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं गलत कर रही थी। मेरा जीवन सफर भी उसी रास्ते से होकर गुजरा है, जैसे कि अधिकतर औरतों के साथ होता है। मैं भी एक समय पर नई नवेली दुल्हन थी
अपना ससुराल संवारने के लिए आई थी, मुझे भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जब गृहस्थ मेरे हाथों में आई तो मैं खुद को ही सब कुछ समझने लगी थी। फिर तेरे पापा गुजर गए और मुझे लगा कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम्हारी परवरिश मैं कर रही हूँ। वो बड़े होने के बाद तुम लोग केवल मेरे बारे में सोचोगे। अब बेटी तो विदा होकर ससुराल चली गई तो मैं मन ही मन कामना करने लगी कि वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहे। लेकिन जब मैं बहू लेकर आई तो मेरे मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी और मैं सोचने लगी कि कहीं बहू मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले। सुरक्षा की भावना ही मेरे अंदर के महत्व को घायल किए हुए रहती थी और मैं खुलकर तुम लोगों से प्यार नहीं जता पाती थी। लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैं अपनी तरफ से बहू के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि तुम्हें भी तकलीफ ना हो और मैं भी गलत काम से बच रुक जाऊं। संजना की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। सास ने बहू की ओर देखा तो संजना की सिसकियां तेज हो गई। सुधा जी का दिल पिघल उठा और उन्होंने दौड़कर जाकर बहू को गले से लगा लिया। फिर आरब को गोद में लेते हुए बोली, बहू तू थोड़ी देर आराम कर ले, आरब को मैं संभाल लेती हूँ। आगे से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ और हम दोनों मिलकर आरब को संभालेंगे और उसकी परवरिश प्यार से करेंगे। अरविंद हंसते हुए बोल पड़ा, माँ तुम फिर से मुझे भूल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि अब तुम्हारे जीवन की दूरी आरब बन जाए और तुम फिर से मुझे इग्नोर कर दो। सुधा जी आरब को गोद में लिए हुए अरविंद के पास गई और उसके कान खींचते हुए बोली, यह कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि मेरा पहला बच्चा तो हमेशा तुम ही रहोगे। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, माँ तुम्हारे कान खींचने का अधिकार हमेशा रखेगी। अरविंद भावुक हो गया और भरे गले से बोला, इसी प्यार के लिए तो मैं कब से तरस रहा था। माँ अब मेरे बच्चे की परवरिश भी वैसे ही करो, उसे उतना ही प्यार दुलार दो जितना तुमने मुझे दिया था। इतना कहकर उसने माँ को गले से लगा लिया। पीछे खड़ी संजना भी खुश हो गई, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसकी सास उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेगी और उसके ससुराल का सफर भी अब खुशनुमा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।